हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्णवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारतीय संविधान की श्रृंखला में हम लोग बात करेंगे भारत के जो राज्य हैं उन राज्यों के पुनर्गठन के बारे में, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जब बात हुई तो फिर वो कौन सा संशोधन अधिनियम पारित हुआ। सबसे पहली बार अगर जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आज़ादी के समय में आपको मालूम होगा कि देशी रियासतों के विलय की जो है वो क्या है कि प्रक्रिया चल रही थी और वो देशी रियासतों की संख्या जो है वो कितनी थी, 562। तो जब 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान जब लागू हुआ तो टोटल देशी रियासतों की संख्या जो है वो घटकर कितनी हो गई थी, 18 हो गई थी। तो उन 18 देशी रियासतों को जब प्रांतों का सर्वप्रथम चतुर्वर्गीय जो विभाजन हुआ था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी में, या फिर समूह का ख, ग और घ में जो किया गया था, उसमें देशी रियासतों को किस किस वर्ग में रखा गया और फिर ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे उन प्रांतों को किस वर्ग में रखा गया और किस वर्ग में अंडमान निकोबार जैसे एक मात्र जो उस समय का यूनियन टेरिटरी था उसको कहां पर रखा गया। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो क्या था कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ उस समय वास्तव में जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश है ना, इस तरह का कोई मतलब स्पष्ट विभाजन नहीं था जैसे आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो उस तरह का विभाजन शुरुआत के दिनों में नहीं था। शुरुआत के दिनों में जो हिंदुस्तान के अंदर जो स्टेट्स थे जो पहले ब्रिटिश भारत के प्रांत हुआ करते थे, ठीक है। दूसरी बात कि वो सारे स्टेट्स, वो सारी प्रिंसली स्टेट्स जो कि देशी रियासतों के नाम से जाना गया, जो राज्य रजवाड़ों के अधीन होता था, तो ये सारी जो प्रांतों का जो कैटेगराइजेशन था उसको कितने वर्गों में किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 4 वर्गों में किया गया था, ठीक है। तो वो 4 वर्ग कौन कौन से हैं, फिर कैसे जो है, फिर क्या हुआ, पोट्टी श्रीरामुलु का आंध्र प्रदेश को कह सकते हैं कि मद्रास से अलग तेलुगु भाषी आंध्र प्रदेश राज्य बनाने का एक संघर्ष हुआ, ठीक है। और वो भाषाई आधार पर किया जाने वाला संघर्ष था। यद्यपि पोट्टी श्रीरामुलु जो है वो जीते जी आंध्र प्रदेश राज्य का कह सकते हैं कि बनाने का जो सपना था वो फलीभूत होते वो नहीं देख पाए, लेकिन उनके बलिदान का ही जो है परिणाम था कि अंततः आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्य का दर्जा जो है वो देना पड़ा, मद्रास से अलग करके, ठीक है। वो तेलुगु भाषी राज्य बना, ठीक है। और भाषाई आधार पर कई बार यह सवाल पूछा गया कि भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। फिर आंध्र प्रदेश को जैसे राज्य का दर्जा मिला तो और सारे जो राज्य जो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना चाहते थे तो वो सब अपने अपने आंदोलन किए, फिर विभिन्न राज्यों का फिर उसका डिवीजन हुआ, फिर कई स्टेट्स, और टोटल फिर स्टेट्स की संख्या जो है वो क्या है कि बढ़ते बढ़ते 29 हो गई। और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो वो जो है अगर 2019 में 31 अक्टूबर को जो एग्जीक्यूट हुआ, जो अधिनियम कश्मीर से संबंधित था और एग्जीक्यूट होने के बाद यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला, तो इस प्रकार जो उसके राज्य का स्टेटस था वो राज्य का स्टेटस खत्म हो गया और इस प्रकार 29 राज्य से घटकर वो क्या है, राज्यों की संख्या कितनी हो गई, 28 हो गई, ठीक है। तो हम लोग आज के इस क्लास में इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में कैसे राज्यों का पुनर्गठन हुआ। सबसे पहले एस.के. धर आयोग आया, फिर जेवीपी कमेटी का रिपोर्ट आया, फिर उसके बाद 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, उसके पहले फजल अली आयोग आएगा, फिर 7वां संविधान संशोधन अधिनियम आएगा, फिर उसके भी पहले की अगर बात किया जाए तो आंध्र राज्य अधिनियम आएगा। तो ये सारी जो प्रक्रिया, ये सारे जो घटनाएं राज्यों के गठन से संबंधित घटित हुई है, उन सारी घटनाओं के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसलिए जो भी बच्चे सचमुच में सिंसियर है, मैं चाहूंगा कि वही हमें सिर्फ देखें, हमारे वीडियोस को देखें। अगर आप सचमुच में सिंसियर नहीं है तो बेवजह समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जो लोग हैं, जो भी आज समझ जाइए ये जो वीडियो है और इसमें जो बातें की जाएगी, इससे ना जाने कितने सवाल जो है वो पूछे जा चुके हैं और कितने सवाल पूछे जाने की हमेशा जो है संभावना रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे हर बार की तरह जो है वो क्या है कि हमने लिखा है पहले से ही राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है ना। ये एक शीर्षक आप डाल लीजिएगा कि राज्यों का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स हो गया। इसके बाद देखिएगा, सबसे पहले हमने शॉर्ट में यहाँ पे पहले से लिख दिया है कि 1 नवंबर 1926 को 14 स्टेट्स था, ठीक है। आंध्र राज्य अधिनियम पारित हुआ था, 14 स्टेट्स जो है बना था और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम
पारित हुआ, उसके परिणाम स्वरूप जब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का पुनर्गठन हुआ तो 14 राज्य थे और 5 केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, 6 केंद्र शासित प्रदेश है, ये ध्यान रखिएगा। सामान्य तौर पे जो है वो क्या है कि पहले से भी अगर देखा जाए तो 14 राज्य 5 केंद्र शासित प्रदेश, इस तरह के बहुत सारे वीडियोस में या बहुत सारी जो है जगहों पे बहुत सारी पुस्तकों में लिखा रहता है, लेकिन हकीकत यह है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, जो आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये 14 स्टेट्स थे। फिर इस 14 स्टेट्स से ही जैसे मद्रास हो गया, मद्रास में हमने आपको बताया कि इसमें आंध्र प्रदेश भी शामिल था, तो तेलुगु और तमिल को मिलाकर एक कर दिया गया। ठीक है, तो इसीलिए तेलुगु भाषी जो है बाद में क्या होता है कि वो संघर्ष करते और संघर्ष करते तो फिर आंध्र प्रदेश का गठन होता है। तो 14 स्टेट्स आए, केरल, मद्रास, मैसूर, आंध्र प्रदेश, बंबई, राजस्थान, तो ये हो गया 14 प्रांत। फिर 14 हो गया। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा 15वां राज्य कौन सा था, तो ये जो बंबई था ना, बंबई में गुजरात और महाराष्ट्र दोनों शामिल थे। फिर बाद में आंदोलन होता है तो बंबई से क्या हो गया, गुजरात जो है वो अलग हो गया, तो वो हो गया 15वां राज्य बना। फिर असम, यहां पे देखेंगे ये असम है, ठीक है ना। असम से जो नागालैंड वगैरह सब पहले उसी में मिला हुआ था, नागालैंड ने संघर्ष किया, नागा जनजातियों ने वहां पे संघर्ष किया, तो फिर जो है 16वें राज्य के रूप में नागालैंड का दर्जा मिला। फिर यहां पे देखिएगा पंजाब की अगर बात करेंगे, ठीक है ना, यहां पर अगर आप जो है यहां पे पंजाब है तो पंजाब जो है वो क्या है कि वहां पर हरियाणा भी शामिल था। अब पंजाब पंजाबी भाषा है, हरियाणा हिंदी भाषी है, तो ये दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया था, तो यहां पर भी संघर्ष हुआ और तब हरियाणा जो हिंदी भाषी राज्य हरियाणा था वो 17वें राज्य के रूप में दर्जा। तो इसी तरह से 18वां राज्य जो है हिमाचल प्रदेश में। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इसके बाद जितने भी राज्य हैं, सारे राज्यों का गठन आप ये नहीं कह सकते हो कि भाषाई आधार पर ही हुआ है, इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो सकता है, लेकिन हमेशा भाषाई आधार पे ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिएगा कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, तो उत्तराखंड भाषा के आधार पे तो अलग नहीं हुआ, ठीक है, उत्तराखंड की भी भाषा हिंदी है, उत्तर प्रदेश की भाषा हिंदी है। अगर राज्यों के पुनर्गठन का एकमात्र आधार भाषा ही हो तो जाहिर सी बात है कि कभी भी जो है वो क्या है कि उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग होना ही नहीं चाहिए था। तो वास्तव में क्या होता है कि भाषा एक आधार हो सकता है। बहुत सारे जो है आयोग बने, उसने जो रिपोर्ट दी उसने ये कहा कि भाषाई आधार पे प्रांतों का पुनर्गठन हो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन एक भाषा एक राज्य की बात जो है वो क्या है कि वो सही नहीं है। और दूसरी बात कि सिर्फ भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन भी जो है वो क्या है कि सही बात नहीं है। यानी कि हमें ये भी देखना है कि प्रशासकीय दिक्कतें क्या है, कौन कौन सी दिक्कतें कैसे होती है, ये सारी चीजें जो है वो क्या है कि देखी जाती है। और ये सब जो है वो मानक होना चाहिए, पैमाना होना चाहिए, एकता और अखंडता होना चाहिए। दूरस्थ कितना है, ठीक है, कितना पास है, कितनी तरह की जो है वो क्या है कि आचार विचार और कह सकते हैं कि कल्चरल डिफरेंसेस किस तरह के हैं, किस तरह का जाति विभिन्नताएं हैं, किस तरह का क्षेत्रीय जो है उच्चावच है, किस तरह से जो है वो क्या है कि विषमताएं, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब तमाम तरह की जो है ये सारी बातें जो है वो क्या है कि एक विचार नियम मुद्दे होने चाहिए राज्यों के पुनर्गठन के लिए। ठीक है, तो यहां पे जो है वो क्या है कि ये आप कह सकते हो कि हिमाचल प्रदेश हरियाणा तक हिंदी भाषा, इसके बाद हिमाचल प्रदेश 19वां राज्य मणिपुर हो गया, 20वां राज्य त्रिपुरा है, 21वां राज्य मेघालय, 22वां राज्य सिक्किम है, 23वां राज्य मिजोरम है, 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश है, 25वां राज्य गोवा है, ठीक है, 26वां छत्तीसगढ़ हो गया, 27वां उत्तराखंड, 28वां झारखंड, 29वां हो गया तेलंगाना। ठीक है, तो आपको जो है हमने शॉर्ट में यहां पे जो है आपको बताया। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए, यहां से एग्जैक्टली जो है वो क्या है कि कॉन्सेप्चुअल है। वो शुरू में हमने इसलिए बता दिया कि बहुत सारे बच्चे जो है वो क्या है कि वीडियोस लास्ट तक नहीं देखते हैं, वो सोचते हैं कि ये खाना पूर्ति है उनके लिए, ठीक है ना। तो हमने शुरू में ही बता दिया, जो केवल फैक्ट्स लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए उसको, ठीक है ना, आपका समय बर्बाद नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए समय बहुत कीमती है और हमारे जो भी प्रेजेंटेशन है, हम जो विषय प्रस्तुत कर रहे हैं वो आपके लिए समय की बर्बादी अगर लगता है तो आप शुरुआत में ही समझ लीजिए, फटाफट आप देखिए, वीडियो आगे बढ़ाइए और क्या स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद वीडियोस बंद कर दीजिए, ठीक है, और आप अपने दूसरे काम में लग जाइए। ठीक है, तो फिलहाल यहां पे देखिए, आजादी के समय में
जो देशी रियासत हिंदुस्तान में नहीं मिले थे। जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो कहे कि पहले से लग गए थे देशी रियासतों को हिंदुस्तान में लगाने के लिए, विलय करने के लिए, ठीक है। और उन्होंने, उनकी कोशिश बहुत हद तक सफल भी रही। और आज़ादी के समय तक की बात करें तो वो जो है केवल और केवल जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, ये 3 ऐसे देशी रियासत थे जो हिंदुस्तान में नहीं मिल पाए। बाद में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर विलय पत्र के द्वारा हिंदुस्तान में मिला, ठीक है। हैदराबाद सैन्य अभियान के द्वारा, और हैदराबाद के खिलाफ भारतीय सेना का जो अभियान था वो अभियान ऑपरेशन जो है पोलो के कहकर पुकारा जाता है, ठीक है। और रीजन ये था कि हैदराबाद उन दिनों पूरी दुनिया में पोलो ग्राउंड का एक प्रकार से केंद्र था। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पोलो ग्राउंड और बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पे पोलो ग्राउंड थे। इतने पोलो ग्राउंड पूरी दुनिया में कहा जाता है कि नहीं था। और हैदराबाद रियासत की पहचान उसके पोलो ग्राउंड से था। इसलिए हैदराबाद रियासत के खिलाफ जब हमारे सेना का अभियान हुआ तो उस अभियान को ऑपरेशन जो है पोलो कहकर पुकारा गया, ठीक है। इसके बाद जूनागढ़ में रेफरेंडम हुआ, जनमत संग्रह हुआ, इसके बाद हिंदुस्तान में विलय हुआ। तो इस प्रकार क्या है, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ का भी अंततः आजादी के बाद जो है किसी न किसी रूप में उसका विलय हिंदुस्तान में हो गया। और 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ, ठीक है, जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ उस समय प्रांतों के 4 वर्ग थे, 4 जो है क्लासिफिकेशन था, ठीक है। और वो 4 क्लासिफिकेशन जो है हमने लिखा, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी हो गया, वर्ग का, वर्ग खा, वर्ग गा, वर्ग घा हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखिए आगे कि 26 जनवरी 1950 देशी रियासतों की संख्या घटकर कितनी रह गई थी, 18 रह गई थी। अब 4 जो वर्ग है ना, वो 4 वर्ग में कौन कौन सा है मैं उसके बारे में बतलाने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि कभी कभार इससे भी सवाल आ जाते हैं कि जो 4 वर्ग थे उसमें ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे जो आजादी के पूर्व अंग्रेजों के डायरेक्ट शासन में थे, तो उन प्रांतों को किस वर्ग में रखा गया, ठीक है। फिर वो पूछा जाएगा कि देशी रियासतों को कितने वर्गों में बांटा गया, कौन कौन सा वर्ग था। इस तरह के सवाल जो है पूछे जाते हैं। जब कॉम्प्लिकेटेड सवाल आएगा तो ध्यान ये रखिएगा। और अब का जो कंपटीशन है वो इसी तरह से कॉम्प्लिकेटेड सवाल जो है वो क्या है, सवाल जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा कि यहां पे जो देशी रियासत, अभी फिलहाल 4 वर्ग हमने बता दिया, अब आपको समझना है कि कौन से वर्ग में क्या क्या था, ठीक है। तो देशी रियासतों की संख्या घटकर जब 18 रह गई तो वर्ग खा और वर्ग गा, यानी वर्ग का और वर्ग घा अभी हम छोड़ दे रहे हैं, केवल ग्रुप बी और ग्रुप सी की बात कर रहे हैं। क्योंकि इस 2 का संबंध किसी न किसी रूप में प्रिंसली स्टेट्स था, देशी रियासतों से था। यानी देशी रियासत कौन है, तो ध्यान ये रखिएगा जो पहले राज्य रजवाड़ों के अधीन होता था, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हिंदुस्तान में मिलाया था, ठीक है ना। तो ऐसे देशी रियासत, ऐसे प्रिंसली स्टेट्स जो है वो ग्रुप बी और ग्रुप सी में रखा गया। वर्ग खा में ध्यान रखिएगा कि इसमें 8 रियासत आते थे। हैदराबाद, ट्रावनकोर, कोचीन एक है, ठीक है। ट्रावनकोर, कोचीन, हैदराबाद, ट्रावनकोर, कोचीन हो गया। इसके बाद मैसूर, सौराष्ट्र हो गया, राजस्थान और पेप्सू हो गया, फिर जम्मू कश्मीर तथा मध्य भारत, ठीक है। फिर से एक बार हैदराबाद, ट्रावनकोर, कोचीन हो गया एक में। इसके बाद हैदराबाद अलग है, ट्रावनकोर, कोचीन एक हो गया, फिर मैसूर है, फिर सौराष्ट्र है, राजस्थान हो गया, इसके बाद पेप्सू हो गया, इसके बाद जम्मू कश्मीर तथा मध्य भारत। इसमें पेप्सू का फुल फॉर्म भी आता है, इसलिए आप याद रखिएगा पेप्सू का फुल फॉर्म है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियंस। ये कौन बनेगा करोड़पति में भी ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। कि पेप्सू जो है, यानी कि ये पेप्सू जो है ना, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, यानी कि पटियाला और पूर्वी पंजाब के जो देशी रियासत वगैरह थे ना, उन सारे रियासतों का एक कलेक्शन बना दिया गया था, पेप्सू हो गया, ठीक है। छोटे छोटे देशी रियासत है तो अलग अलग दर्जा तो दिया नहीं जा सकता था, उसको मिलाकर जो है एक साथ कर दिया पेप्सू। इसके बाद जम्मू कश्मीर भी मिल ही गया था। 1950 की मैं बात कर रहा हूं तो 1950 के पहले जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में उसका विलय हो चुका था। फिर ये मध्य भारत हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 देशी रियासत क्लास बी में या ग्रुप बी में आ गया। और ये कौन देशी रियासत है, पहले राज्य रजवाड़ों के अधीन था, ठीक है। इसके बाद 18 देशी रियासत, शेष 10 रियासत जो है ग्रुप बी में हो जाएगा, ग्रुप सी में हो जाएगा। कुर्ग, कच्छ, अजमेर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, भोपाल, बिलासपुर, विंध्य प्रदेश, मणिपुर तथा त्रिपुरा, ठीक है। कुर्ग, कच्छ, अजमेर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, भोपाल, बिलासपुर, विंध्य प्रदेश, मणिपुर तथा त्रिपुरा, ठीक है। और ये पहले चीफ कमिश्नरी या कुछ राजाओं के अधीन होता था, ठीक है।
चीफ कमिश्नरी प्रांत कहने का मतलब ये हो गया, ध्यान रखिएगा, कि चीफ कमिश्नरी पहले एक देशी रियासत होता था, दूसरा ब्रिटिश शासित प्रांत होते थे, तीसरा चीफ कमिश्नरी प्रांत होता था। और चीफ कमिश्नरी प्रांत वैसे ही प्रांत अंग्रेजों के जमाने में होते थे जिस तरह से आज जो है यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। आज जिस तरह से यूनियन टेरिटरीज है, यूनियन टेरिटरीज का जो स्टेटस होता है वही स्टेटस अंग्रेजों के जमाने में चीफ कमिश्नरी प्रांतों को मिला था। तो ग्रुप बी में जो था वो क्या है कि जो विशुद्ध रूप से प्रिंसली स्टेट्स थे, जो देशी रियासत थे, ठीक है। ग्रुप सी में जो है वो रखा गया जो पहले कमिश्नरी प्रांत थे या फिर कुछ राजाओं के अधीन था। और ऐसे प्रांतों, ऐसे रियासतों की संख्या जो है वो 10 थी। कुर्ग, कच्छ, अजमेर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, भोपाल, बिलासपुर, विंध्य प्रदेश, मणिपुर तथा त्रिपुरा हो गया, ठीक है। तो ये जो है दो, अब हम लोग को समझना कि 4 वर्ग थे ना, तो ग्रुप बी ग्रुप सी तो हो गया, लेकिन ग्रुप ए कहां गया, ग्रुप डी कहां गया, आगे देखिए इसको देखना, ठीक है ना। तो 2 अन्य वर्ग हमने लिखा, ग्रुप ए, ग्रुप डी। ग्रुप ए का मतलब वर्ग अ और इसके बाद ग्रुप डी का मतलब वर्ग घ। और वर्ग आ में क्या हुआ, जो ब्रिटिश शासित प्रांत थे, ठीक है। जो बच्चे आप हमसे कभी पढ़ चुके हैं मॉडर्न इंडिया, ठीक है, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं, एक कोडिंग कभी हमने बताया था, ठीक है। और जो बच्चे जो हमसे नहीं पढ़े हैं कभी, ठीक है, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक इंपॉर्टेंट बात, इसको देखिए कैसे समझना है कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया, ठीक है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत 1937 में चुनाव हुआ। और कहां चुनाव हो रहा था, ब्रिटिश भारत के प्रांतों में। उसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों की संख्या कितनी थी, 11 थी, ठीक है, 11 थी। और वो ब्रिटिश भारत के प्रांत क्या हो जाएंगे, बिहार, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, मद्रास, बंबई, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, असम, पंजाब, सिंध और बंगाल, ठीक है। इसका कोडिंग अब आप सोचोगे कि कैसे एक साथ सर ने पढ़ लिया, सर तो बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, मतलब रटा रटाया। तो वास्तव में देखिए क्या होता है कि जब भी आप कोई चीज पढ़ो ना, तो आप क्या करिए, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा ठहर कर पढ़िए। और ऐसे पढ़ो, आप ये सोच कर पढ़िए कि मैं ऐसे पढ़ूंगा कि मुझे ज्यादा दिनों तक याद रहे। और अगर याद ना भी रहे मान लीजिए, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा क्लू जो है उसमें भिड़ाया जाए कि जब जो है वो क्या है कि अचानक अगर वो सवाल आए तो कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ कर, सोच समझ कर, क्या सोचा था उन दिनों, वो सारी चीजें जोड़कर आप उसका सही आंसर निकाल लें, ठीक है। तो 1935 का जब भारत सरकार अधिनियम हुआ तो उस अधिनियम आया, तो उसके अंतर्गत 1937 में ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों में चुनाव हुए। और वो 11 प्रांत कौन से होंगे, बिहार, ओ से उड़ीसा, सी से सेंट्रल प्रोविंस जो मध्य प्रांत आज का मध्य प्रदेश हो गया, यू से यूनाइटेड प्रोविंस यानी आज का उत्तर प्रदेश हो गया, M4 हो गया मद्रास, ठीक है, B4 हो गया बिहार हो गया, ठीक है, या बंबई हो गया। इसके बाद नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हो गया यानी पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत हो गया, A4 असम हो गया, P4 पंजाब, S4 सिंध और B4 बंगाल हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखिए इसमें कौन से प्रांत हैं और कौन से प्रांत नहीं है। अब आप देखिएगा बिहार, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, मद्रास, बंबई, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, याद रखिएगा, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत था। ये खान अब्दुल गफ्फार खां का क्षेत्र था, ठीक है, जिन्हें सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहकर पुकारा गया। और फ्रंटियर गांधी जब 1947 में विभाजन हो रहा था, जब तक देश हमारा पराधीन था, खान अब्दुल गफ्फार खां ने भारत की एकता और अखंडता के वो समर्थक थे। वो पाकिस्तान के जो है समर्थक नहीं थे, वो पाकिस्तान बनाना नहीं चाहते थे। लेकिन इस तरह का डिवीजन सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया कि वो जो उनका क्षेत्र था, जो आजीवन भारत के लिए जो है संघर्ष करते रहे, कहा जाता है कि उनको पाकिस्तान जाना पड़ा। और पाकिस्तान में आज़ादी के बाद, हिंदुस्तान या पाकिस्तान की आज़ादी के बाद पाकिस्तान में उनके ऊपर बेइंतहा जुल्म किए गए। इसीलिए खान अब्दुल गफ्फार खां का जब क्षेत्र विभाजन के बाद पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, तो खान अब्दुल गफ्फार खां ने कहा था कि मुझे भूखे भेड़ियों के सम्मुख फेंक दिया गया। और वो आजीवन जो है वो क्या है कि परेशान ही रहे, उनको बड़ा निराशा हुई। लेकिन कैसे जो है, और हम सब ने क्या किया कि एक सवाल जो है ये भी ध्यान रखिएगा कि सवाल ये पूछा जाता है कि प्रथम विदेशी जिसको भारत रत्न का अवार्ड मिला, तो उनका उसमें नाम किनका आता है, खान अब्दुल गफ्फार खां का। आप सोचिए कि ये फैक्ट है, ठीक है, ये फैक्ट है। लेकिन फैक्ट क्या बना है, प्रथम विदेशी जिनको कि भारत रत्न का अवार्ड दिया गया। अब आप सोचिए कि जिन्होंने भारतीयता
के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। आजादी के पूर्व जो है 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया, रेड शॉर्ट्स मूवमेंट चलाए थे, ठीक है। उन्हीं का जो है वो क्या है कि आंदोलन जो है वो कहते हैं कि उसी के खिलाफ जो है गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने गोलियां चलाने से इनकार कर दिया था। तो तमाम तरह की उनकी जो है उनका जो डेडिकेशन जो भारतीयता के लिए था, लेकिन विभाजन ऐसा हुआ कि उनका एरिया पाकिस्तान में चला गया। और हमारी भी मजबूरी ऐसी थी कि चूंकि वो पाकिस्तान के नागरिक हो गए, तो हमारी भी मजबूरी ऐसी ही है, हम इस कहने के लिए मजबूर है कि उनको जब भारत रत्न का अवार्ड दिया गया तो उनकी नागरिकता भारत की नागरिकता तो थी नहीं, वो पाकिस्तान की नागरिकता थी, इसलिए वो प्रथम विदेशी हो गए जिन्हें भारत रत्न का अवार्ड दिया गया। तो ये अपने आप में बड़ा दुखद जो है वो क्या है कि तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस अब ये क्या होगा, ये हिंदुस्तान में नहीं रहेगा। असम हिंदुस्तान में, पंजाब की बात करें तो पूर्वी पंजाब जो है, पश्चिमी पंजाब वो चला गया पाकिस्तान में, लेकिन पंजाब का एक हिस्सा हिंदुस्तान में रहा, इसलिए यहां पे पंजाब जो है वो क्या है कि बना रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, अभी देखिएगा यहां पंजाब जो है, इसके बाद सिंध है, इसके बाद बंगाल, तो ये पंजाब, सिंध और बंगाल का एक हिस्सा जो है वो क्या है कि चला जाएगा आपका, ठीक है। पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला जाएगा, पश्चिम बंगाल, यहां पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान में रह जाएगा, ठीक है। ये सिंध, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, लेकिन सिंध अब हिंदुस्तान में नहीं है, तो ये पाकिस्तान में गया, ठीक है, ये भी पाकिस्तान में चला गया। इसके बाद बंगाल का एक हिस्सा जो है पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान में रह गया, पूर्वी बंगाल, ईस्ट बंगाल जो है वो कहां चला गया, जो आज बांग्लादेश है, पाकिस्तान चला गया। पंजाब का भी एक हिस्सा पश्चिमी वेस्टर्न पंजाब जो है वो कहां पे चला गया, पाकिस्तान में, और ईस्टर्न पंजाब जो है वो क्या रह गया, हिंदुस्तान में रह गया, ठीक है ना। तो यहां पे आप देखिए कि इधर बिहार हो गया, बिहार, उड़ीसा, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, मध्य प्रांत हो गया, यू से यूनाइटेड प्रोविंस हो गया, यानी कि संयुक्त प्रांत हो गया, एम फॉर मद्रास, मद्रास हो गया, बी फॉर बंबई, बंबई हो गया, ए फॉर असम, असम हो गया। इसके बाद जो है पश्चिम बंगाल, एक चीज यहां पे छूटा हुआ है, ठीक है ना, इसमें जो है पंजाब हो जाएगा, पंजाब, ठीक है। इसके बाद असम हो गया, पंजाब हो गया, पंजाब हो गया, उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो ये इतने सारे प्रांत जो है वो क्या है, तो अगर कोडिंग आपको याद है ना, तो कोडिंग याद से क्या है, एक 1935 1937 का चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो तो याद ही हो गया, लेकिन यहां भी हेल्प हो गया, आपको समझ में आ गया कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस नहीं होगा, असम है, हिंदुस्तान में है, ठीक है, पंजाब का पश्चिमी हिस्सा चला गया, लेकिन ओवरऑल पंजाब हिंदुस्तान में है, सिंध जो है नहीं है, सिंध चला गया, इसलिए बार बार क्या होता है, विवाद उठता है, एक बार सवाल उठता है कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, तो राष्ट्रगान में जो सिंध है वो सिंध अब हिंदुस्तान में है नहीं, तो क्या राष्ट्रगान से सिंध को हटा देना चाहिए, ये सवाल, ये विवाद होता रहता है, ठीक है, फिलहाल उस पर नहीं जाना है। तो सिंध पाकिस्तान में चला गया, बंगाल का पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया, पहले पाकिस्तान था, अब जो है बांग्लादेश हो गया, पश्चिम पंजाब जो है वो पाकिस्तान का पंजाब हो गया। तो इस तरह से बिहार, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंस याद रखिएगा, मध्य प्रांत था, उसको जो है उस आज जो है मध्य प्रदेश कहते हैं, यू फॉर यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत, आज का उत्तर प्रदेश हो गया, एम फॉर मद्रास है, बंबई है, ये सब जो है वो क्या है कि हमारे हिंदुस्तान का अब जो है वो क्या है हिस्सा, और इसको क्लास ए में रखा गया। तो एक बार नोटिस कर लीजिएगा कौन कौन सा आया, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस नहीं, कोडिंग याद रखिएगा, बोक्युम्ब ना पीएसबी, बोक्युम्ब ना पीएसबी याद रखिएगा, तो आपको बहुत हद तक हिंट मिल जाएगा। और बच गया अब क्या है कि सारे क्षेत्र का डिवीजन हो गया, बच गया था अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार जो है उसको क्लास डी में, ग्रुप डी में रखकर उसको यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दिया गया। और ध्यान रखेगा संविधान के लागू होने के समय एकमात्र संघ शासित क्षेत्र जो है, एकमात्र यूनियन टेरिटरी जो है अंडमान निकोबार है, यानी कि वर्तमान अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना, उस 8 केंद्र शासित प्रदेश में ओल्डेस्ट यूनियन टेरिटरीज जो है वो क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझिएगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां पे समझिए कि ये जो डिवीजन था, ये जो है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, जो डिवीजन है, क्या ये डिवीजन भाषा के आधार पे हुआ, क्या ये डिवीजन प्रशासन के स्तर पे हुआ, क्या ये डिवीजन विकास के स्तर पे हुआ? वास्तव में इसका कोई स्तर नहीं था, बस स्तर सिर्फ इतना था कि कौन देशी रियासत है, कौन कमिश्नरी क्षेत्र रहा, कौन ब्रिटिश भारत के प्रांत रहे, बस ये कैटेगराइजेशन का आधार था। लेकिन ये वर्गीकरण बहुत दिनों तक चल नहीं सकता था। तो सबसे पहले अगर राज्यों के पुनर्गठन की बात आएगी
तो पुनर्गठन राज्यों के जब पुनर्गठन की बात आई, ठीक है, जब विवाद बढ़ने लगा तो सबसे पहले किस आधार पे राज्यों के पुनर्गठन की बात की जाने लगी, तो वो भाषाई आधार पे होने लगा। और क्यों भाषाई आधार पे हुआ, अब आप इसको ऐसे समझिए, भाषाई आधार पे इसलिए हुआ कि यहां पर जो है वो क्या है कि अगर ये देखिए ये मद्रास का क्षेत्र है, अब इस मद्रास में देखिए यहां पे कहीं पे भी आंध्र प्रदेश नहीं है, ये मद्रास में ही आंध्र प्रदेश मिला हुआ था, ठीक है ना। अगर आप देखिए बंबई बंबई है लेकिन कहीं गुजरात है, गुजरात नहीं है। क्यों नहीं है गुजरात है, क्योंकि बंबई में ही गुजरात मिला दिया गया था। इसी प्रकार पंजाब की बात देखिए, लेकिन हरियाणा कहीं पे हरियाणा नहीं है, तो पंजाब में ही हरियाणा मिला दिया गया। तो पंजाब पंजाबी भाषा, हरियाणा हिंदी भाषा, दोनों के कल्चर में थोड़ा सा अंतर है, दोनों के लेकिन मिला के एक कर दिया गया। आप पंजाबी बोल रहे हो, ये हिंदी, हिंदी वाला पंजाबी नहीं जानता, पंजाबी वाला हिंदी मान लो ये नहीं जान रहा है, तो वो जो है तो एक थोड़ा सा जो है वहां पर एक कह सकते हैं कि एक अलगाव का, या कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा डिफरेंसेस जो वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पंजाब और हरियाणा के बीच, यानी हिंदी भाषी और पंजाबी भाषी जो लोग थे उनके बीच में तनातनी रहने लगी। यहाँ पे मद्रास की बात करें तो वहां पे तमिल भाषी और तेलुगु भाषी के बीच में जो है एक स्ट्रगल, एक संघर्ष की बात आने लगी। यहाँ पे बंबई की बात करें तो वहां गुजरात और महाराष्ट्र मिला हुआ था, तो ये गुजरात और महाराष्ट्र के जो गुजराती और मराठी जो थे वो कहते भाई नहीं हम लोग अलग अलग रहेंगे, तो इसको मिला तो दिया गया। यानी कि जब वो 4 कैटेगराइजेशन किया गया तो उस कैटेगराइजेशन का आधार जो है वो ऐतिहासिक था, ना कि उस समय की जो रिक्वायरमेंट था, उस समय की जो जरूरतें थी, उस समय की जो भाषा या जिस आधार पर गठन पुनर्गठन हो सकता था उस आधार पे उस समय नहीं किया गया। 4 कैटेगराइजेशन किया गया, ये जो है इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि 4 कैटेगराइजेशन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बैकग्राउंड नहीं समझोगे ना तब तक जो है वो क्या है कि आप उसकी पूरी जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को आप समझ नहीं सकते। तो मद्रास में तमिल जो वो कह सकते हैं कि गुजरात, आंध्र प्रदेश का तेलुगु भाषी जो है, और उस समय ध्यान रखिएगा ये हिंदी भाषा के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है वो क्या थी, याद रखिएगा वो तेलुगु। आज हिंदी के बाद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भाषा बोले जाने वाली बंगाली है, ठीक है। तो यहां पे जो है मद्रास हो गया, यहां पे तमिल भाषी और तेलुगु भाषी को मिला दिया गया, यहां गुजराती मराठी को मिला दिया गया, यहां हिंदी पंजाबी को मिला दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि भविष्य में कुछ ना कुछ तो होना था, और भविष्य में क्या है कि जैसे ये 4 कैटेगराइजेशन हुआ धीरे धीरे क्या हुआ, विवाद सुलगने लगा। और विवाद सबसे पहले मद्रास में ही मतलब जो है प्रारंभ हुआ। वहां के जो तेलुगु भाषी जो लोग थे वो कह रहे थे नहीं मद्रास से मुझे अलग करिए, हमको जो है अलग से आंध्र प्रदेश बनाइए, ठीक है, हमें अलग राज्य का दर्जा दीजिए। और उनका आंदोलन जो पहली बार स्टार्ट किया तो जाहिर सी बात है पहली बार सफल भी होंगे, तो उनका आंदोलन इतना ज्यादा मतलब जो है विस्तार प्राप्त किया कि अंततः सबसे पहले आंध्र प्रदेश जो है वो राज्य बना। लेकिन अभी आप समझिएगा, पहले ये कैटेगराइजेशन समझ गए, अब आगे देखिए अब क्या हुआ। जब विवाद होने लगा, जब बातें होने लगी, तो बातें होने लगी बल्कि 1950 के पहले से ही ये सारी बातें होने लगी थी कि राज्य का पुनर्गठन का क्या आधार होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए समय समय पर आयोग भी बनाया गया और उस आयोग से भी सवाल जो है पूछे जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि यहां पे देखिए सबसे पहला आयोग है एसके धर आयोग, ठीक है। एसके धर आयोग, श्याम कृष्ण धर आयोग, जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, और भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस आयोग का गठन किया। गठित किया गया कब, जून 1948 में। रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया कब, दिसंबर 1948 में, ठीक है। रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया दिसंबर 1948 में, और ये 4 सदस्यीय आयोग था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया, ठीक है, शॉर्ट में समझिएगा कि एसके धर आयोग सबसे पहले राज्य का पुनर्गठन किस आधार पे हो। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि सबसे पहले इस संबंध में कौन सा आयोग आया, तो एसके धर आयोग आया, ठीक है। यहां पे ध्यान ये रखिएगा कि पूछा जाएगा कि राज्य का पुनर्गठन किस आधार पे होना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले कौन सा आयोग आया, ठीक है। सबसे पहले कौन सा आयोग आया, तो वो एसके धर आयोग होगा, ठीक है। एसके धर आयोग, एसके धर कमीशन हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नियुक्त किया था। श्याम कृष्ण धर हो गया, एक 4 सदस्यीय आयोग बनाया गया, गठित किया गया था जून 1948 में। रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया दिसंबर 1948 में। क्या रिपोर्ट आया, शॉर्ट में समझिए। पुनर्गठन का आधार भाषा नहीं अपितु प्रशासनिक सुधार होनी चाहिए। यानी कि इन्होंने कहा, इस आयोग ने कहा कि भाषा के आधार, भाषा कोई ग्राउंड नहीं है,
भाषा के आधार पे नहीं होना चाहिए। होना किस आधार पे चाहिए कि प्रशासन की दिक्कतें तो नहीं है कि आप बड़ा सा स्टेट है और आप संभाल नहीं पा रहे तो भाई इसको दो भागों में, लेकिन ये भाषा के आधार पे कि दो भाषी लोग हैं तो भाषा के आधार पे कि नहीं अलग अलग कर दो। ये भाषा का कोई एक विवाद का माध्यम नहीं होना चाहिए, विवाद का कारण नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है इनका रिपोर्ट हो गया। इसके बाद देखिए कि जब जो है वो क्या हुआ कि इन्होंने जब ये कहा कि आधार भाषा नहीं होना चाहिए तो वहाँ पे लेकिन क्या है कि वहाँ पे सुगबुगाहट जो हो रही थी वो यही हो रही थी भाषा के आधार पे हो, लेकिन ये कहना कि भाषा के आधार पे नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद विवाद बढ़ा। तब दिसंबर 1948 में आज़ादी के बाद जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जयपुर में, और उस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया थे, जो कांग्रेस के इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। कांग्रेस का आधिकारिक इतिहासकार जिन्होंने कांग्रेस का इतिहास लिखा आज़ादी के पहले का, जो अधिवेशनों का इतिहास, जो अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन में बता चुका हूं, ठीक है। तो उसमें जो है अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया। तो इसमें जो है ये डिसीजन लिया गया कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया के नेतृत्व के साथ जो है सदस्यता में एक समिति बनाई गई, और वो समिति अप्रैल 1949 को जो है रिपोर्ट दिया। दिसंबर 1948 में गठित हुई और अप्रैल 1949 ईस्वी को रिपोर्ट दिया। और जेवीपी कमेटी जो है उन्होंने भी एसके धर आयोग के विचार का समर्थन किया, यानी ये भी कहते हैं कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा नहीं अपितु प्रशासनिक सुधार होनी चाहिए। तो आप एसके धर आयोग देखेंगे, एसके धर आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन की, पुनर्गठन की बात नहीं की, ठीक है। इसके बाद जो है अगर बात की जाए जेवीपी कमेटी रिपोर्ट, तो इसने भी भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन की बात नहीं की। लेकिन क्या है, आप कह रहे हो भाषा के आधार पर नहीं हो, लेकिन अंदर ही अंदर जो उबाल विभिन्न राज्यों में जो हो रहे थे वो क्या है, भाषाई आधार पे हो, भाषाई आधार पे हो। चाहे वो गुजरात की बात, बम्बई की बात हो, चाहे वो पंजाब की बात हो, चाहे वो आप देखेंगे चाहे वो जो है वो क्या है आंध्र प्रदेश यानी मद्रास की बात हो जाए, ठीक है ना। तो ये सब जो है इन्होंने किया। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे जो है भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन के लिए संघर्ष, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए बात यहाँ पे बढ़ने लगी, इतना विवाद आने लगा कि पोट्टी श्री रामुलु ने ये देखा कि एसके धर आयोग जो है वो गठित हो गया है, वो मान ही नहीं रहा, वो कह रहे हैं कि भाई भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक सुधार के आधार पर होना चाहिए। फिर जेवीपी कमेटी रिपोर्ट आई तो वो भी कह रहा है कि नहीं भाषा के आधार पर नहीं पता। तो जो आंध्र प्रदेश जो तेलुगु भाषी लोग थे, जो मद्रास में एक संयुक्त तमिल और तेलुगु भाषी जो राज्य थे, मतलब जो है जो सबको मिलाकर एक राज्य बनाया गया था, वो उन लोगों का दम जो है वो घुट रहा था। उनको ये लग रहा था कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये हमारे साथ गलत हुआ, हमको अलग बना दिया, हमारी कल्चर अलग है, भाषा अलग है, हम लोग को अलग अलग कर देना चाहिए। लेकिन जो दो आयोग या कमेटी आई उसने रिपोर्ट में स्वीकार नहीं किया। तो आंध्र प्रदेश में एक नेता थे पोट्टी श्री रामुलु, उनको ये लगा कि नहीं अब जब तक कोई खुलकर संघर्ष नहीं किया जाएगा, जब तक एकदम जो है वो क्या है कि कोई बड़ा संघर्ष नहीं होगा तब तक, लेकिन संघर्ष भी हिंसक नहीं, वो हिंसक नहीं, बड़ा सा संघर्ष का मतलब है कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा और वो कदम हिंसक नहीं होगा, अहिंसक होगा। और उन्होंने क्या किया, पोट्टी श्री रामुलु ने अलग तेलुगु राज्य के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इनको आंध्र प्रदेश का पितामह कहा जाता है, क्यों आप समझिएगा। आंदोलन प्रारंभ किया और इन्होंने आमरण अनशन कर दिया। और ये आमरण अनशन ध्यान रखिएगा कि ये आमरण अनशन इन्होंने स्टार्ट किया 19 अक्टूबर 1952 को, और 15 दिसंबर 1952 को 58वें दिन 58th डे जो है वो क्या है कि उनकी जो है वो डेथ हो गई। और डेथ हो जाने की वजह से जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, वो इतने घबरा गए कि उन्होंने 19 अक्टूबर 1952 को स्टार्ट किया, 15 दिसंबर को डेथ हुई और 3 दिन बाद 19 दिसंबर 1952 को उन्होंने संसद में इस बात की घोषणा की कि आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर हम जो है वो क्या है कि प्रांतीय एक दर्जा जो है वो प्रदान करेंगे, आप इंतजार करिए, ठीक है, हम लोग उस पर विचार करेंगे, ठीक है। ये बात कह दी, मामला थोड़ा सा शांत हुआ। इसके बाद पंडित नेहरू ने जो है एक मुखर्जी आयोग का गठन किया, और इस मुखर्जी आयोग ने या उनकी सिफारिश पर तब जाकर जो है कह सकते हैं कि तब जाकर उनकी सिफारिश पर
ठीक है, मुखर्जी आयोग की अनुशंसा पर आंध्र राज्य अधिनियम 1953 संसद ने पारित किया और इसके अंतर्गत तेलुगु भाषियों के लिए मद्रास से कुछ राज्य क्षेत्र निकालकर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। और यह गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953 को। बहुत ही ऐतिहासिक डे है, इसको याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था और इसका गठन कब हुआ? तो 1 अक्टूबर 1953 को। तो यहां पे ध्यान रखिएगा उस समय हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तेलुगु थी। तो मुखर्जी किसकी अनुशंसा पे, मुखर्जी आयोग की अनुशंसा पर कौन सा अधिनियम पारित हुआ था? आंध्र राज्य अधिनियम 1953 पारित हुआ था। तेलुगु भाषियों के लिए मद्रास से कुछ राज्य क्षेत्र निकालकर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया, ठीक है, और भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य बना। और ध्यान रखिएगा आज आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो क्या है कि वो विजयवाड़ा, ठीक है ना, सॉरी वो अमरावती है, ठीक है, लेकिन जो है वो क्या है कि उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कुरनूल है, ठीक है, कुरनूल थी, ये याद रखिएगा। तो इसके पहले जो है ध्यान रखिएगा पोटी श्रीरामुलु की वजह से ही तो जवाहरलाल नेहरू ने अंततः क्या किया? मान लिया। तो मान लिया तो आंध्र प्रदेश राज्य का जो निर्माण हुआ वो किनकी शहादत, किनकी जो है प्राणोत्सर्ग की वजह से हुआ? तो पोटी श्रीरामुलु। इसलिए पोटी श्रीरामुलु को आंध्र प्रदेश का पितामह कहकर पुकारा जाता है, ठीक है ना। तो ये मुखर्जी आयोग की अनुशंसा पर ये बात हमने आपको बता दी आंध्र प्रदेश। अब देखिए क्या है, अब प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी आंध्र प्रदेश को जब बना दिया आपने, पोटी श्रीरामुलु ने प्राणोत्सर्ग किया, शहादत दी, आमरण अनशन किया, उनकी मृत्यु के बाद आपने कह सकते हैं कि आपने जो है आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्य का दर्जा दे दिया। लेकिन और सारे जो स्टेट्स थे, ठीक है, और सारे जो जैसे कह सकते हैं बंबई में या पंजाब का क्षेत्र है वहां पर जो, या असम का क्षेत्र है, ठीक है ना, वहां पर जो अन्य राज्यों को मतलब बिना भाषा पर विचार किए आपने मिला दिया, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा है, तो उन लोगों में क्या होगा? उन लोग को एक प्रेरणा मिलेगी, उनको क्या, उनके लगा कि अच्छा वो संघर्ष किया, उनको मिल गया तो हम लोग भी संघर्ष करेंगे, ठीक है, और फिर एक श्रृंखला स्टार्ट हो जाती है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि जब इस तरह की बातें होने लगी, अब देखिए क्या आंध्र प्रदेश के बाद अन्य राज्यों का संघर्ष प्रारंभ हुआ। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हुआ कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? फिर फजल अली आयोग का गठन कराया, ठीक है, और ये फजल अली आयोग, ठीक है, वहां पे जो है ध्यान ये रखिएगा कि वो जो आयोग था ना, वो जो है एस.के. धर आयोग या फिर जो है आप कह सकते हैं कि जो है जेवीपी कमेटी की रिपोर्ट, ये सब एक्चुअली क्या था कि वो टटोलने के लिए था क्या चीज हो रहा, ठीक है ना। लेकिन अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग, फर्स्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है एग्जैक्टली था कौन? तो वो फजल अली आयोग था और उसकी स्थापना 22 दिसंबर, क्योंकि आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के बाद जो प्रॉब्लम्स थी या कह सकते हैं कि जो भाषाई आधार पे प्रांतों के गठन का जो आंदोलन था अब अन्य क्षेत्रों से भी उभर कर आने लगा और उस पर ही विचार विमर्श करने के लिए फिर जो है इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1953 ईस्वी को फजल अली आयोग की गई, ठीक है। और इसमें दो अन्य सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर, ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू ने इसका गठन किया और ये हृदयनाथ कुंजरू, ध्यान रखिए, के.एम. पणिक्कर इसके दो अन्य सदस्य थे, ठीक है। राज्यों के पुनर्गठन का आधार, अब ये जो कहते हैं, ठीक है, राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा हो, किंतु एक भाषा एक प्रांत सही नहीं है, ठीक है। ये फजल अली आयोग ने ये कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पे हो, किंतु एक भाषा एक प्रांत सही नहीं है। और देखिए इसको प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग इसलिए कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसके पहले विचार ही हो रहा था और आंध्र प्रदेश का जो अधिनियम था वो केवल एक राज्य का अधिनियम था। अब जो होना है कि पूरे भारत में जो 4 कैटेगरी में प्रांतों को जो विभाजित किया गया था उसका जो है अब क्या उसमें एग्जैक्टली जो है इसका रीऑर्गेनाइजेशन किस आधार पे हो, यानी कि एक बहुत बड़ा कदम उठने वाला था और उस कदम को जो है सबसे पहली बार जिस आयोग की सिफारिश पे हुआ इसलिए उसको प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग कहकर पुकारा जाता है, ठीक है। तो स्थापना 22 दिसंबर 30 सितंबर 1955 को रिपोर्ट दिया, राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा हो किंतु एक भाषा एक प्रांत सही नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद फजल अली आयोग के रिपोर्ट के बाद तब हुआ 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इतना
मतलब इस कितना इंपॉर्टेंट है ये जो है हम आपको कह सकते हैं कि इसको बताया नहीं जा सकता, बस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ना जाने कितने बार ये सवाल जो है पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसको स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कहकर पुकारा गया। ये पारित हुआ 19 अक्टूबर 1956। देखिए आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम पारित हुआ, वो आंध्र प्रदेश नाम से था, यानी कि केवल एक स्टेट की बात थी। यहां पे स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात हो रही, यानी कि यहां पे कोई पार्टिकुलर स्टेट की नहीं है, ओवरऑल जो है वो क्या है कि सफलिंग होना था, रीसफलिंग कह सकते हो कि वो होना था। तो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित हुआ 19 अक्टूबर 1956 को, लागू हुआ 1 नवंबर 1956 को, और भाषाई आधार पर 14 स्टेट्स बने और फिर 6 जो है यूनियन टेरिटरी और 6 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बना। तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 1956 में पारित हुआ और 19 अक्टूबर के दिन और 1 नवंबर को लागू हुआ, और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे, ठीक है। आगे देखिए 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 पारित हुआ, फिर से एक बार 19 अक्टूबर 1956 समझ लीजिएगा, लागू हुआ 1 नवंबर 1956 को। और इसमें क्या हुआ, पूर्व में जो 4 कैटेगरी था ना, ग्रुप ए बी सी डी, उस पूर्व के राज्यों के चतुर्वर्गीय विभाजन का परित्याग कर दिया गया और इसके स्थान पे 14 स्टेट 6 यूनियन टेरिटरीज आया। तो 14 राज्य जो है वो कौन कौन है, केरल, मद्रास, मैसूर, आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा कि मद्रास जो है वो क्या है कि अब कह सकते हैं कि मद्रास है तमिलनाडु का क्षेत्र है, मद्रास है तमिल का, लेकिन तेलुगु भाषी क्षेत्र अलग हो गया, आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर बंबई है, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम हो गया। अब यहां पे देखिए कि इसमें भी जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, इसमें भी जो अब इसमें केंद्र शासित प्रदेश का नाम पहले समझ ले, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, तथा ध्यान रखिएगा 1 2 3 4 5 हो गया, अंडमान निकोबार 1 हो गया, और ये पूरा एक है लक्काद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीन द्वीप। यही तीनों मिलकर लक्षद्वीप बनेगा बाद में, ठीक है। बाद में लक्षद्वीप बनेगा, लक्काद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीन द्वीप, ये तीनों एक है, लेकिन एक यहां पे हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, अंडमान निकोबार 5वां हो गया, 6 केंद्र शासित प्रदेश है। तो जो 5 बोलते हैं ना, समझिए वो गलत बोल रहे हैं, 6 केंद्र शासित प्रदेश है, ये समझ में आ गया। अब देखिए 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश इसके आधार पे बना दिया गया, ठीक है ना। अब यहां पे समझिएगा कि मद्रास से आपने आंध्र प्रदेश तो 1953 में अलग कर दिया, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि बंबई जो है, यानी कि वो देशी रियासत वगैरह देख रहे हैं, कुर्ग क्या था, कच्छ था, सौराष्ट्र था, ट्रावनकोर कोचीन था, ठीक है, मैसूर है ही है, ठीक है, वो सब देखिएगा वो सब गायब है, सबको इसी में मिला उला के जो है वो क्या है कि बना दिया गया, ठीक है ना। लेकिन इतना जो है अब समझ जाइए कि यहाँ पर भी गड़बड़ी यही थी कि बंबई में गुजरात को आप अलग किए नहीं, पंजाब को, हरियाणा को अलग किया नहीं। अब ये बाद में जाकर जो है ये 14 राज्य बना, अब और सारे संघर्ष होंगे। अब वो संघर्ष क्या, आगे देखिए। राज्यों के पुनर्गठन का दूसरा दौर, अब क्या हुआ कि वही बंबई में गुजरात वाले जो है लोगों ने परेशानी कर कि नहीं, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित भी किया, तब भी जो है हमको कोई न्याय नहीं मिल पाया, ठीक है। संघर्ष होगा, बंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 पारित होगा, बंबई का विभाजन होगा महाराष्ट्र गुजरात में ये मराठी भाषी हो जाएगा, ये गुजराती भाषी, और इस प्रकार प्रांतों की संख्या, गुजरात एक नया राज्य बन गया, प्रांतों की संख्या बढ़कर अब 14 से कितनी हो गई, 15 हो गई, ठीक है ना। अब क्रम समझिएगा। अब फिर असम का विभाजन हुआ, असम में भी संघर्ष हुआ, नागालैंड के जो लोग थे उन लोगों ने कहा नहीं, नागा जनजाति अलग है, असमिया अलग है, हमको अलग करिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे 1 दिसंबर 1963 को इसका विभाजन हुआ और नागालैंड नया राज्य बना। तो प्रांतों की संख्या कितनी हो गई, 16, यानी नागालैंड 16वां राज्य बन गया, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, वही हरियाणा वाली प्रॉब्लम है, ठीक है, वो हिंदी भाषा, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ 18 सितंबर 1966। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक बार सवाल आया था कि किस आयोग की सिफारिश पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, और ये 18 सितंबर 1966 को पारित हुआ, और इसमें क्या हुआ, लागू हुआ 1 नवंबर 1966 को, और ये पंजाब और हरियाणा जैसे 2 भागों में। तो हरियाणा क्या हो गया, 17वां राज्य हो गया, 17 स्टेट्स हो गया। फिर 25 जनवरी 1971 को संघ शासित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। हिमाचल प्रदेश क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है। हमने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश जो है
वो क्या हो गया, यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरीज था जो 6 केंद्र शासित प्रदेश बना था, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो क्या है कि मिलेगा। ठीक है, संघ शासित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, तो ये 18वां राज्य हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए 21 जनवरी 1972 को संघ शासित क्षेत्र जो कह सकते हैं मणिपुर त्रिपुरा, कहाँ गया, ठीक है, यहां पे देखिए मणिपुर त्रिपुरा संघ शासित क्षेत्र है, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो क्या है कि यहां पे मिलेगा। 21 जनवरी 1972 को संघ शासित क्षेत्र मणिपुर तथा त्रिपुरा तथा उपराज्य मेघालय को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है ना, तो यह मणिपुर त्रिपुरा, एक्चुअली ये उपराज्य जो मेघालय था, ठीक है ना, वो उपराज्य का दर्जा कैसे मिला, तो उसको पहले का एक और विशेष था, तो उसको मेघालय को राज्य का नहीं उपराज्य का दर्जा मिला था। तो यहाँ पे जो है 21 जनवरी 1972 को इसको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो मणिपुर 19वां राज्य बन गया, त्रिपुरा 20वां राज्य और मेघालय 21वां राज्य बनेगा। ठीक है, इस बीच 1950 2 संघ शासित प्रदेश, ध्यान रखिएगा, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश भी अस्तित्व में आया, जो बाद में क्या होगा, फिर ये पूर्ण राज्य बनेगा। ठीक है, यहां पे देखिए 1975 में सिक्किम के बारे में एक अलग से कोशिश करूंगा मैं वीडियो बनाने का, क्योंकि सिक्किम के साथ जो है वो क्या है कि अलग कहानी है, उसके साथ जो है वो क्या है कि इंदिरा गांधी का एक प्रकार से समझ जाए कि एक बोल्ड डिसीजन था उनका 1975 में सिक्किम को हिंदुस्तान में पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में। ठीक है, वो बाद में बात करेंगे, फिलहाल ये समझिएगा 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 22वां राज्य का बना। इसके बाद फरवरी 1987 में संघ शासित क्षेत्र जो हमने यहाँ बताया ना, मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। भारत में कुल राज्यों की संख्या वहां 22वां, तो 23वां हो गया। ठीक है, 23rd हो गया। 1987 में संघ शासित प्रदेश जो अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और ये 24th स्टेट हो गया, 24वां राज्य हो गया। 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। 1961 में गोवा और दमन द्वीप को जब हिंदुस्तान में मिलाया गया, ऑपरेशन विजय से, याद रखिएगा, पुर्तगालियों से गोवा और दमन द्वीप जब लिया गया तो ऑपरेशन विजय चला गया। ठीक है ना, ये ऑपरेशन विजय चलाया गया था 1986, ऑपरेशन विजय के तहत जो है इसे मिलाया गया था 1961 में दमन द्वीप के साथ, लेकिन उस समय गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। 1987 में उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इस प्रकार ये 25वां राज्य। आप सोचिए 1987, हम बार बार ये कहते हैं कि 25 राज्यों की संख्या 25 बहुत दिनों तक बनी रही। फिर 2000 में चेंजेस आएगा, तब जब छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड झारखंड बनेगा और वो जो है 26वां, 27वां और 28वां राज्य हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2000 में, तो 28 राज्य। जून 2014 में तेलंगाना 29th स्टेट बनेगा। 31 अक्टूबर 2019 को आपको मालूम है जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त हो जाने से राज्यों की संख्या अब घटकर जो है अब कितनी हो गई, 28 हो गई। ठीक है, 28 हो गए। 1975 में सिक्किम को जो है, ठीक है, ये फिलहाल इसको जो है ये हमारे लगता है कि गलत से छूट गया था। ठीक है ना, इसको जो है हटा देते हैं, ये वास्तव में हमारे रिकॉर्ड में नहीं होना चाहिए, वो सही भी नहीं। ठीक है, ये हो गया इस तरह से। तो मैं उम्मीद करता हूं, तो इस प्रकार राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। लेकिन अभी एक चीज आपके मन में शायद हो सकता है कि सवाल उठ रहा हो कि केंद्र शासित प्रदेश का गठन कैसे हुआ। ठीक है ना, यूनियन टेरिटरीज का गठन कैसे हुआ वो हमने इसमें बता दिया, लेकिन और सारे यूनियन टेरिटरीज का कैसे गठन हुआ वो जो है मैं थोड़ा सा इसके बारे में अलग से वीडियो में बात करूंगा। लेकिन इसमें आप समझ गए होंगे कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और हमने बहुत ही सहज शब्दों में और बहुत पहले से, आप समझ सकते हैं कि मैं आपको वीडियोज़ का जो समय है वो 40 मिनट 45 मिनट का हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा अगर मैं इतनी बातें लिखने लगूंगा तो वीडियोस 2 घंटे 2.5 घंटे के बनेंगे ना, तो आप सोच लीजिए कि ये 40-45 मिनट का जो वीडियोस है उसके पहले 1 घंटा वो जो है लिखने में समय लगता है। वो इसलिए मैं लिख लेता हूँ क्योंकि अगर वो पहले ना लिखा जाए और साथ में लिखा जाए तो जाहिर सी बात है समय कितना बड़ा होगा, कितना लंबा होगा, और वो अपने आप में जो है फिर वो टाइम टेकिंग हो जाएगा आपके लिए। हम तो वो लिख ही रहे हैं, वही लिख रहे हैं, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ वो डायरेक्ट वीडियो में भी, लेकिन मैं जानबूझ के जो है पहले से लिख लेता हूँ ताकि लिखना ना पड़े, और दूसरी बात है कि वीडियोस बेवजह लंबा ना बने। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पेशकश जो है पसंद आएगा और आप खूब जो है वो क्या कि पढ़िए जमकर, खूब जो है इतनी मतलब जो है खामोशी से मेहनत करिए कि सफलता चिल्लाने लगे।
ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी जो बातें हैं वो पसंद आ रही होगी। आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण जो है कह सकते हैं कि वर्तमान जो परिस्थितियाँ उसमें खुशियों का रंग बिखेर रही होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही हो रहा होगा आपके जीवन में। मैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।